नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। आपको बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि बजट सत्र 2021 हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि इस दशक का आज पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन्हें सिद्ध करने का स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। प्रधानमंत्री ने ये बातें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हर कदम उठाएगी और सभी सांसद अपनी ऊर्जा इस लक्ष्य में लगाएंगे। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे। ये मुझे तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों की रद्द करने की मांग को लेकर जहां सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को किसानों का विरोध प्रदर्शन 65वें दिन में प्रवेश कर गया है, तो वहीं यूपी बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदर्शनकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है और वे किसानों के साथ धरने पर बैठे हैं। शुक्रवार को जारी धरने के बीच राकेश टिकैत ने अहम बयान में कहा कि हम ये जगह खाली नहीं करेंगे, हम अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से बात करेंगे और अपना पक्ष भी रखेंगे। साथ ही राकेश टिकैत ने लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें। इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने भी गाजीपुर बॉर्डर को वहां पर पहुंचे। उन्होंने राकेश टिकैत से वहां पर मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रशासन पर किसानों का हटाने के लिए दबाव है, लेकिन प्रदर्शनकारी जगह खाली नहीं करेंगे। इस मुद्दे को संसद में उठाया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के मुद्दे पर बोलना चाहिए। तो किसानों का विरोध प्रदर्शन अब 65वें दिन पहुंच गया है। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल के सांसद बॉर्डर पर पहुंचे। उन्होंने राकेश टिकैत से यहां पर मुलाकात की है। साथ ही यहां पर उन्होंने सरकार को घेरा भी है और कहा है कि संसद में इस मुद्दे को उठाना चाहिए। धूप हो, छांव हो, सर्दी हो, गर्मी हो, किसान वैसे ही देखता है। तो ये तो बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। जब 65 दिन उन्होंने देखे हैं, आंसू गैस और पता नहीं क्या क्या लाठी खा के पहुंचे हैं लोग, किसान देश भर के, तो उनके अंदर जो दृढ़ निश्चय है उसे आप कमजोर मत आकिए। मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि बैकफुट पे जाने अगर सरकार पीछे हटती है तो कोई कमजोरी नहीं झलकेगी, बल्कि उनके नेतृत्व को और बढ़ाया जाएगा। ये एहसास होना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री को इस बात को संज्ञान में लेकर काम करना चाहिए। इसी बीच बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर क्लिनिक जाते वक्त डॉक्टर का अपहरण हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पत्नी से अपहरणकर्ताओं ने 20 लाख रुपए की यहां पर फिरौती मांगी है। साथ ही डॉक्टर के अपहरण से अब पुलिस महकमे में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज तलाशने में अब जुटी हुई है। रामघाट रोड स्थित कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि क्लिनिक जाते वक्त एक डॉक्टर का यहां पर बदमाशों ने अपहरण कर लिया है। बताया जा रहा है कि
डॉक्टर की पत्नी से अपहरणकर्ताओं ने 20 लाख रुपए की यहां पर फिरौती मांगी है। अब इस मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए अलीगढ़ से हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, क्लिनिक जाते वक्त एक डॉक्टर का अपहरण किया है, क्या कुछ है पूरा मामला? आपको बता दूं, थाना क्वार्सी क्षेत्र में ये सुबह घने कोहरे के बीच जो होम्योपैथिक डॉक्टर का अपहरण करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा था कार सवारों ने इस वारदात को उस समय अंजाम दिया जब डॉक्टर घर से पैदल देहात क्षेत्र में अपने क्लिनिक जाने के लिए निकले थे। हालांकि इसके चंद घंटे बाद ही परिवार से 20 लाख की फिरौती की कॉल आई और 20 लाख रुपए परिवार से मांगे गए। इसके बाद में पुलिस लगातार हरकत में आई और डॉक्टर की तलाश में जुट गई, लेकिन परिवार अभी मीडिया के सामने कुछ भी बोल नहीं रहा। लेकिन पूरा मामला बता दें तो थाना क्वार्सी के रामगढ़ इलाके के में रहने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर है। इनका एक हाथरस के एक जिले में इनका क्लिनिक था, लेकिन हर रोज डॉक्टर अपनी कॉलोनी से क्लिनिक के लिए गाड़ी से जाते थे, लेकिन उस रोज वो पैदल ही निकल गए। इससे या तो घने कोहरे का कारण कह सकते हैं कि वो अपने घर से जो है हॉस्पिटल के लिए पैदल निकल गए। करीब 9:45 बजे यानी कि 9:45 पर जो निकले, वो निकलने के बाद में वहां पर डॉक्टर का अपहरण हो गया। हालांकि उसके चंद घंटे बाद अब 20 लाख रुपए फिरौती की रकम आएंगी और शाम को फोन करने का वादा किया गया। फिर हम शाम को आपको फोन करेंगे, 20 लाख रुपए तैयार रखिए। इसी सूचना पर एसपी क्राइम, एसपी देहात और एसपी सिटी और एसओजी के अलावा थाना क्वार्सी की पुलिस लगातार सीसीटीवी खंगालने में लगी, जहां सीसीटीवी में एक संदिग्ध कार भी दिखाई दे रही है। लेकिन लगातार अभी तक डॉक्टर की अगर अब तक की बात करें तो डॉक्टर की अभी तक कोई भी बरामदगी पुलिस नहीं कर पाई है। डॉक्टर लगातार लापता है, अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई। हालांकि एसओजी, एसपी क्राइम, एसपी देहात लगातार पूरा अलीगढ़ पुलिस प्रशासन इसमें टीम की तरह काम लगा हुआ है। एसओजी जगह जगह लगातार दौरा कर रही है, लेकिन डॉक्टर की अगर दोबारा कॉल बात करें तो अपहरणकर्ताओं की अभी तक दोबारा कॉल नहीं आई है। अब देखने वाली बात यही होगी कि डॉक्टर दिन दहाड़े क्लिनिक जाते समय गायब हो जाता है, उसके बाद में अभी लगातार पुलिस लगातार दबिश दे रही है, एसओजी टीम लगातार लगी हुई है, लेकिन डॉक्टर की अभी तक बरामदगी नहीं हो पाई। अब देखना यही होगा कि डॉक्टर की बरामदगी आखिर अलीगढ़ पुलिस कब तक कर पाती है। जी मोहित, क्या आपकी किसी अधिकारी से बात हुई है? क्या इस मामले में कुछ पुलिस की जांच अभी तक कहां तक पहुंची है? कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, अलीगढ़ एसएसपी मुनराज जी से हमारी बात हुई और मुनराज जी ने साफ तौर से यही बताया है कि परिवार की जो महिला की सूचना आई, उन्होंने हमको बताया कि 9:45 पर उनके पति घर से निकले थे और चंद घंटे बाद एक कॉल आई और कॉल आने के बाद उनसे 20 लाख रुपए की रकम मांगी गई। और रकम मांगने के बाद में उन्होंने बताया, अपहरणकर्ता ने उनको बताया कि हम 7 को कॉल पर करेंगे कि पैसे कहां और कैसे लेकर आ रहे हैं। हालांकि अलीगढ़ पुलिस अभी भी पूरी तरीके से गोपनीयता बनी हुई है। पूरा अलीगढ़ पुलिस का औपचारिक तौर से अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आएगा। अलीगढ़ पुलिस अभी तक इस मामले में लगातार, अगर टीम की बात करें तो लगातार एसपी क्राइम, एसपी सिटी के अलावा एसओ सामान्य, एसओ थर्ड और एसओजी की टीम और सर्विलांस की टीम लगातार अभी तक टीमें गठित की जाती है। लगभग 8 से 10 टीमें अलीगढ़ में लगातार जगह जगह जहां कहीं भी लोकेशन मांगी जा रही है वहां कहीं लोकेशन तैयारी है, क्योंकि साफ तौर से मामला यही सामने आया कि थाना छर्रा जनपद के अंदर जो डॉक्टर के नंबर की लास्ट कॉल वहां पर ट्रेस हुई थी, तो लगातार पुलिस, अलीगढ़ पुलिस लगातार जो है देहात में लगातार देख रही है सर्विलांस के आधार पर। शुक्रिया मोहित तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर कन्नौज से सामने आ रही है, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में शिक्षा राज्य मंत्री पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि मौजूद लोगों ने शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र का जोरदार यहां पर स्वागत किया है। इसी के साथ कार्यक्रम में ड्रग्स घोटाले का भी यहां पर मुद्दा उठाया गया था। इसके बाद शिक्षा राज्य मंत्री ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कन्नौज से, जहां पर शिक्षा राज्य मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान वहां पर उनका जोरदार यहां पर स्वागत किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम में ड्रग्स घोटाले के मामले में शिक्षा राज्य मंत्री ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। बदायूं में फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 5 युवकों ने महिला के साथ गैंगरेप कर उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी। जिसके बाद महिला ने पुलिस को मामले में नामजद तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि महिला जंगल में लड़कियां बीनने गई थी, तभी 5 युवकों ने महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और घटना का वीडियो बना लिया। जिसके बाद महिला को धमकी दी गई कि अगर उसने किसी की घटना के बारे में किसी को भी बताया तो वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा और उसके पति और बच्चों के लिए भी जान से मारने की धमकी दी।
इसके बाद महिला ने चुप्पी साध ली, लेकिन जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए युवकों की तलाश की और सभी को पकड़ लिया गया है। यह प्रकरण बदायूं जनपद में फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र का है। इसमें जो पीड़ित महिला है उसके द्वारा थाने पर दी गई लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो सभी 6 नामजद अभियुक्त हैं सभी की गिरफ्तारी कर ली गई है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। यह प्रकरण बदायूं जनपद में फैजगंज। कोरोना काल के बाद शुरू हुई भोजपुरी फिल्म मेरा भारत महान की शूटिंग के इस सिलसिले में गोरखपुर के सांसद रवि किशन जौनपुर पहुंचे। सांसद रवि किशन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाले किसान देशभक्त नहीं हो सकते, ये सब देशद्रोही और अराजक तत्व थे। साथ ही कहा कि तांडव फिल्म में हिंदू धर्म का मजाक न बनाया जाए। उन्होंने कहा कि रवि किशन हाथ जोड़कर विनती करते हैं क्योंकि इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। हम इसको देशद्रोह देखते हैं, हम इसको सबसे बड़ा धरती पर हुआ पाप देखते हैं। तिरंगे का अपमान मतलब इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। माँ भारती का अपमान। तिरंगे के लिए हम लोग जीते हैं, तिरंगे के लिए हम लोग मरते हैं और उस तिरंगे का अपमान करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा इस मोदी जी की सरकार में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हम इसको देशद्रोह देखते हैं, हम इसको सबसे बड़ा धरती पर हुआ पाप। सहारनपुर में गौशाला और मंदिर की जमीन पर कब्जाधारी कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर के थाना बेहट तहसील में राजीव कुमार त्यागी ने बताया है कि उन्होंने 6 दिसंबर 2019 में गौशाला और मंदिर बनाने के लिए जमीन को खरीदा था और जमीन का दाखिल खारिज 2020 में करा दिया गया था, लेकिन उनके दाखिल खारिज होने के बाद भी किसी अन्य व्यक्ति ने धोखाधड़ी से पैसे और रिश्वत देकर अपना दाखिल खारिज करवा लिया, जिसमें उन्होंने बेहट तहसीलदार पर भी रिश्वत लेकर दोबारा से दाखिल खारिज करने का आरोप लगाया है। वहीं शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है। मैंने तहसील बेहट सहारनपुर में एक जमीन हैदरपुर हिंदुवाला में खरीद की थी। उसके बाद जो है मार्च अप्रैल में किसी दूसरे सज्जन ने किसी कंपनी से ज़मीन खरीदी और मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने भी अपना दाखिल खारिज कुछ पैसे खर्च करके अपना करा लिया है और वे मुझे जो है मेरी ज़मीन पर कब्जा नहीं लेने दे रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पोर्टल पे भी शिकायत जन सुनवाई में की थी। तहसीलदार के खिलाफ भी मैंने शिकायत की है। थाना मिर्जापुर में भी मैंने अपनी एप्लीकेशन दी थी, उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्नाव में परिवहन विभाग ने नई दिशा निर्देश जारी करते हुए वाहन मालिकों को नई चेतावनी दे दी है, जिसमें 31 जनवरी 2020 तक वाहन मालिका को 4 पहिया गाड़ियों में लगे सेफ्टी गार्ड को हटाना पड़ेगा। वहीं आदेश न मानने पर 5,000 का जुर्माना देना होगा। आपको बता दें कि परिवहन विभाग चेकिंग अभियान 1 फरवरी से चलाएगा। वहीं इस संबंध में परिवहन आयुक्त धीरज साह ने आदेश शनिवार को राज्य के सभी संभागीय परिवहन और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को जारी कर दिए थे। साथ ही आदेश में परिवहन आयुक्त ने कहा है कि अगर 1 फरवरी से जिस किसी वाहन में क्रैश गार्ड या फिर बुल बार लगा मिलेगा, उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहत कार्रवाई करके 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में मशहूर मोती माता का 5 दिवसीय मेले की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि ये मेला 28 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा, जिसमें कि मेला 26 एकड़ क्षेत्र के प्रांगण में लगा हुआ है। इस मेले में लाखों की तादाद में भक्त आकर माता रानी के दर्शन कर मिठाई का भोग चढ़ाते हैं, लेकिन इस बार मेला समिति और जिला प्रशासन के जरिए कोरोना को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर के अंदर बिना मास्क के एंट्री करने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं प्रशासन के जरिए मेले में गलत गतिविधि ना हो, इसको लेकर भी 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो आपको बता दें कि मोती माला मेले का यहां पर आयोजन हो गया है, जिसको लेकर भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस मेले में जनसैलाब उमड़ा हुआ है
साथ ही बिना मास्क के एंट्री इस मेले में नहीं दी जा रही है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर जारी है। प्रदेश में पेट्रोल के दाम 100 के पार हो गया है। वहीं अनूपपुर में प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपये 20 पैसे लीटर बिक रहा है, तो वहीं सामान्य पेट्रोल 97 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर का बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से आम लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि अनूपपुर में भारत का सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है, बल्कि पिछले दिनों भी एक बार और अनूपपुर भारत के सर्वाधिक पेट्रोल वृद्धि वाला जिला रह चुका है। पेट्रोल के दाम 100 के पार करना एक ऐतिहासिक बढ़त है। मैं हूं अभय पाठक। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि भारत देश में, पूरे भारत देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है और उसकी सीमा अनूपपुर जिला जो पड़ता है उस छत्तीसगढ़ की सीमा को छूती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल है भारत देश में। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश सरकार जो है 31% पेट्रोल और डीजल में वैट टैक्स वसूल रही है। इसके अलावा सरचार्ज और प्रवेश शुल्क अतिरिक्त लिया जाता है। इसका भार आज की कीमत इतनी हो गई है। पावर पेट्रोल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता। 100 रुपये 75 पैसे का 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है। आइए हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रभाव किस प्रकार उन पर पड़ रहा है। क्या नाम आपका? पहले कितनी कीमत थी पेट्रोल की, अभी कितनी है? पहले कितना आप भराते थे, अभी कितना भराते हैं, बताइए। रेट तो बढ़ा है, ज़्यादा ही बढ़ा है। कितना का? बहुत बढ़ा है। हाँ बढ़ा तो है। किस प्रकार से मतलब देखते हैं आप इसको? क्या देखेंगे, इसको भराना है, चलाना है, गाड़ी को भर ही रहे हैं, चला ही रहे हैं। सरकार से कुछ एक्सपेक्टेशन, आशाएं होती हैं आप लोग की कि सरकार घटाएगी? समस्या है कि बढ़ी है, कैसे लगी तो सरकारी को जाने। आपको मालूम है मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है? मैं बताऊंगा तो यहाँ से बगल महज 10 किलोमीटर की दूरी पे छत्तीसगढ़ की सीमा है। मनेन्द्रगढ़ एक जगह है, वहाँ पे पेट्रोल की कीमत बताना चाहूँगा 86 रुपये 7 पैसे है और डीजल की कीमत 84 रुपये 2 पैसे। वहीं अगर इसकी बात करें अपन यहाँ पे इस पेट्रोल पंप में जहाँ पे अपन खड़े हैं तो 97 रुपये 10 पैसे पेट्रोल की कीमत है, 87 रुपये 16 पैसे डीजल की कीमत है। और पावर पेट्रोल की अगर बात करें तो 90 रुपये छत्तीसगढ़ में है, तो यहाँ पे 100 रुपये 75 पैसे। लोग परेशान है पेट्रोल की कीमत को लेकर, दिनों दिन बढ़ रही है। इनकी आशा है कि शायद सरकार कुछ वैट टैक्स घटाए जिससे कि पेट्रोल की कीमत कम हो सके। अनूपपुर से लोकमंच के लिए अभय पाठक की रिपोर्ट। मैं हूँ सीएम शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज के ग्राम पंचायत पिपलानी के सचिव मंगल सिंह राजपूत द्वारा सरपंच अखिलेश दुलगज को गणतंत्र दिवस पर पंचायत भवन में ध्वजारोहण के लिए नहीं बुलाया गया। वहीं सरपंच का आरोप है कि सचिव मंगल सिंह राजपूत ने ना ही मुझे इसकी कोई जानकारी दी। साथ ही सरपंच का ये भी आरोप है कि मुझे सचिव द्वारा पंचायत संबंधी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी जाती है। अगर सरपंच के द्वारा कहा जाता है तो सचिव मंगल सिंह राजपूत कहते हैं कि मेरा नेताओं से लेकर अधिकारियों तक पहुंच है। वहीं सरपंच ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझसे सचिव ने बहला फुसलाकर मेरा डोंगल ले लिया और कहा कि तुम्हारा डोंगल बंद हो गया है, उसे चालू कराना है। डोंगल चालू कराने के बहाने से पंचायत के खाते में पैसे निकाल लिए गए हैं, जिसको लेकर सरपंच ने सचिव मंगल सिंह राजपूत पर धोखाधड़ी का भी यहां पर आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सरपंच अखिलेश दुलगज ने एक शपथ पत्र में पूरा ब्यौरा दर्शाए हुए एक आवेदन वरिष्ठ अधिकारी को देने की बात कही है। वहीं जब सचिव मंगल सिंह राजपूत से पत्रकारों ने फोन पर चर्चा की तो सचिव कहने लगे कि ऐसा कोई मामला नहीं है, ये कहकर फोन काट दिया। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालकुआं में डॉक्टरों सहित कई फ्रंट वॉरियर के रूप में कार्य कर रहे लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया है, जिसमें सेंचुरी पेपर मिल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील मदवार, महिला चिकित्सक डॉक्टर सीमा मदवार, नगर के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र पाल सहित कई फ्रंट वॉरियर के कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया है। कोरोना वैक्सीन लगने के आधे घंटे तक स्वास्थ्य विभाग की कोविड-19 टीम ने निगरानी भी रखी है। वहीं कोविड-19 टीम के जोनल अधिकारी डॉक्टर लव पांडे की देखरेख में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टीका लगाए जाने के बाद स्वास्थ्य की जांच भी की।
पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद ही वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को कोविड टीकाकरण सेंटर से बाहर जाने की अनुमति दी गई। इस दौरान कोविड-19 टीम के जोनल अधिकारी डॉक्टर लव पांडे ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी प्रकार की भ्रांतियों में बिना पढ़े बिना डरे वैक्सीन टीकाकरण को कराना चाहिए, जिससे कोरोना की जंग में मात दी जा सके। स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे ही अभी है। वैक्सीन लगने के बाद भी जैसे महसूस कर रहे थे वैसा ही वैक्सीन लगने के बाद पहले वैसे ही बाद में महसूस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति देश का जो है वो वैक्सीनेशन करवाएगा तभी देश सुरक्षित रह पाएगा कोरोना से। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और अभी हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है। और हर व्यक्ति को मैं अपील करना चाहूँगी हर व्यक्ति से कि हर व्यक्ति को आगे बढ़कर अपनी वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके लिए लोग आगे बढ़ के आएँ। और किसी को बुखार वगैरह की शिकायत हो सकती है जिसके लिए सिंपल पैरासीटामोल वो यूज़ करते हैं, इसके अलावा कोई गंभीर इसका कुछ परिणाम नहीं है। स्थिति में हमारे पास किट्स हैं और उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस हमारे यहाँ 24 आवर्स जब तक टीकाकरण चल रहा है तब तक के लिए मौजूद है। केस हॉस्पिटल हमारी टीम मुस्तैद है। स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के झबरेड़ा विधायक देशराज करणवाल ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि विधायक ने गणतंत्र दिवस पर हुए हंगामे की निंदा की। उन्होंने कहा कि किसानों को समाधान यहां पर नहीं चाहिए और आगे अशब्दों का प्रयोग करते हुए किसानों को इसका जिम्मेदार भी ठहराया। आपको बता दें कि झबरेड़ा विधायक रुड़की में ज्योतिष सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान विधायक ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुए हंगामे की निंदा की और किसान आंदोलन के पीछे विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि विधायक जी के ये बोल आपत्तिजनक थे, साथ ही सार्वजनिक मंच पर विधायक ने ये बयान दिया है। जब किसानों ने मांग की थी कि इसमें संशोधन किया जाए, कानूनों में संशोधन किया जाए, सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें संशोधन कराना तो है नहीं। वही बात कि क्योंकि ये प्री प्लान्ड है, ये कांग्रेस और अन्य जो दल हैं, विपक्षी दल हैं, ये उनकी सोची समझी साजिश है, चाल है और उन्हीं के द्वारा ये उपद्रव कराया गया है 26 जनवरी को। जब तो आपको बता दें कि बीजेपी के झबरेड़ा विधायक देशराज करणवाल ने एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस पर हुए हंगामे की निंदा के साथ साथ उन्होंने अशब्दों का प्रयोग करते हुए किसानों को इसका जिम्मेदार भी ठहराया। उन्होंने कहा कि किसानों को इसका समाधान नहीं चाहिए। साथ ही कहा कि आपको बता दें कि इस पूरे आंदोलन को लेकर उन्होंने विपक्ष को इसका जिम्मेदार भी ठहराया है। हालांकि झबरेड़ा विधायक रुड़की में ज्योतिष सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में हुए हंगामे को लेकर किसानों के प्रति विवादित बयान दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए रुड़की से हमारे संवाददाता दीप रमोला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीप, किसानों को लेकर बीजेपी विधायक ने विवादित बयान दिया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? ये बताना चाहूंगा, हालांकि जैसे किसानों का अभी दिल्ली को लेकर विरोध चल रहा है, उसके संबंध में बीजेपी के विधायक देशराज करणवाल ने एक बार विवादित बयान दिया है और इसमें किसानों को पूर्ण रूप से अपमान किया है इसमें। जी दीप, लेकिन किसान नेता तो ये कह रहे हैं कि जो हंगामा गणतंत्र दिवस के मौके पर किया गया था वो उनके लोग नहीं थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो भाजपा विधायक है उन्हें वो पहले भी इसी विवादों में घिरे हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके से दिल्ली में किसानों के लेकर जो विवाद हुआ है, हालांकि किसानों का कहना है उसमें कि उनके लोग नहीं थे, लेकिन यहाँ के भाजपा विधायक का जो कहना है कि उनकी मांगे क्या है वो मांगे बताया, तो इसमें उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीप तमाम जानकारी के लिए।
लगातार ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। शीतलहर और कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बढ़ती ठंड में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शीतलहर और ठंड से बचाव के लिए प्रशासन ने किस तरह से तैयारियां की हैं, लोगों की सहूलियत के लिए किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता भानु सिंह चंदेल ने उन्नाव के विधानसभा सफीपुर के कस्बा चकलवंशी में ठंड को लेकर लोगों से बातचीत की है और जाना है कि किस तरह से प्रशासन ने ठंड को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं। तो आपको बता दें कि लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर ठंड के साथ साथ शीतलहर चल रही है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता भानु सिंह चंदेल ने ग्राउंड जीरो पर जाकर अपनी रिपोर्ट दी। लोकमंच की टीम शीतलहर में लगातार रियलिटी चेक कर रहा है प्रशासन की व्यवस्थाओं का। बढ़ते हुए प्रकोप में देखा जाए तो जिस तरह शीतलहर ने वापसी की है, उत्तर प्रदेश के 40 जनपद इस तरह से ऑरेंज जोन में घोषित किए गए हैं। तो प्रशासन ने नुक्कड़ों पे, जनसभाओं में या कले मोहल्लों में किस तरह के अलाव की व्यवस्था की है, या वहाँ पर क्या उनकी व्यवस्थाएं हैं, इसी का लगातार लोकमंच निरीक्षण कर रहा है, सर्वे कर रहा है, रियलिटी चेक कर रहा है। और आज हम मौजूद हैं उन्नाव जनपद की विधानसभा सफीपुर के कस्बा चकलवंशी क्षेत्र में। यह पौराणिक स्थल है, ये एक माकी थाना क्षेत्र का कस्बा चौराहा है जो कि काफ़ी क्रिटिकल है, संवेदनशील होता है। यहाँ ग्राम पंचायत मैथिपुर है। यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि शाम के अभी करीब 5:30-6 बजने को है, लेकिन इस तरह से शीतलहर बढ़ी हुई है कि लोगों के हाड़ कपाने वाली ठंड सामने आई। लगभग 2-3-4 दिन तक यही माहौल देखने को मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे शीतलहर के माहौल में किस तरह की व्यवस्थाएँ की गई। भैया आप बताएं, आप यहाँ काँप रहे हैं, ये व्यवस्थाएं आपने आप कैसे किया जाए? ये हम लोग करते हैं व्यवस्था, बाकी कोई व्यवस्था नहीं, प्रधान जी कोई व्यवस्था नहीं लोग हैं। आप ये 5 घंटे रखे हुए हो यहाँ पर, तो यहाँ पर ठंड का कितना माहौल? प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था अलाव की किसी प्रकार की कोई कंबल वितरण कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप प्रधान द्वारा कोई व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं की गई, प्रधान द्वारा सब अपने खर्च से करते हैं आपको। तो यहाँ पर सब लोग जितने ग्रामीण हैं अपने निजी खर्च से शीतलहर में बचाव का तरीका अपना रहे हैं। और देखा जाए तो जिस तरह शीतलहर ने वापसी की है, तो लगातार 3-4 दिनों तक यही माहौल देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के 40 जिले ऑरेंज जोन में रखे गए हैं इस ठंड को लेकर के। अब लोगों को अपने बचाव के लिए अपने निजी खर्च से अलाव की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अलाव होगा, कम्बल भी बटेंगे, जब ठंड खत्म हो जाएगी तब कम्बल भी बटेंगे प्रशासन द्वारा, और लकड़ी लगा करके उनकी अलाव की व्यवस्था भी की जाएगी। जरूरत पड़ने पर उनकी व्यवस्थाएं नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति कोरम पूरा किया जाएगा प्रशासन के द्वारा अलाव और कम्बल वितरण। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।